नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दी गई। 7 ऑनरेबल जजेस ने एक जजमेंट दी थी और ये इस जजमेंट में बताया था कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो अगर स्टैम्प्ड ना हो लेकिन वो उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर वो पहले ये बताई जजमेंट आई थी कि एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड की जो जजमेंट आई थी 5 ऑनरेबल जजेस ने दी थी, उसको ओवरटर्न कर दिया, क्योंकि उस जजमेंट में 3:2 का जो जजमेंट थी वो उस हिसाब से ये बताया गया था कि अनस्टैम्प्ड जो डॉक्यूमेंट है तो आर्बिट्रेशन की जो आर्बिट्रेशन अगर एग्रीमेंट किया गया है, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज किया गया अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है तो फिर उसको इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट है वो दी थी 7 ऑनरेबल जजेस ने। ये एक 7वां जो ऑनरेबल जजेस ने यही कहा कि जजमेंट आई थी 13 दिसंबर 2023 को, तो यही बताया कि जो अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है तो वो इन्फोर्सेबल होता है और कोर्ट जो है वो सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर वो रिगार्ड नहीं कर सकती है कि मतलब उसको पहले ये जजमेंट आई थी कि जो सेक्शन 11 का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंडेट है सेक्शन 33 और 35 ऑफ स्टैम्प एक्ट को उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट भी हो वो उसे इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला जो सेक्शन 11 है जो आर्बिट्रेशन एक्ट का वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो इसका 11 का जो पार्ट 6 है तो यहाँ पर इस जज 6A के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फोकस किया था कि जो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट as the case may be the high court while considering any application under section 4 or subsection 5 or subsection 6 notwithstanding any judgment or decree order of any court confined to the examination of existence। देखिए यहाँ पर existence का बताया गया, यहाँ पर existence को कोर्ट ने एनालाइज किया है और इस सेक्शन 35 और 36 को भी प्रोविजंस है उसको भी के साथ बताया गया, एनालाइज किया, क्योंकि सेक्शन 35 और इंडियन स्टैम्प एक्ट का ये कहता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है अगर स्टैम्प्ड नहीं है मींस नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड है तो उसे एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता। तो अब यहाँ पर जजमेंट में हम देखते हैं कुछ कंटेंट्स को कि क्या कहा था, लेकिन काफी लेंथी जजमेंट है, 155 पेजेस की है। तो इस जजमेंट का जो नाम है वो ये बताया गया है कि इंटरप्ले बिटवीन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 1996 एंड द स्टैम्प एक्ट 1899। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस का जो टाइटल है केस का वो ये है इंटरप्ले बिटवीन दी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स हैं जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट के अंदर बनाए गए हैं और इंडियन स्टैम्प एक्ट के, तो उनका जो बताया इंटरप्ले बिटवीन दी, तो ये एग्रीमेंट जो बताया है। और साथ में आर्बिट्रेशन पिटीशन थी 25 ऑफ 2023 की। तो ये देखिए पूरा इंडेक्स के साथ इस जजमेंट को बनाया गया है और इसके पेजेस देख लीजिए कितने हैं इंडेक्स के साथ। तो कंक्लूजन्स पे भी जाएंगे हम सीधा। तो थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं क्या हुआ था, क्या है ये जजमेंट, थोड़ा फाउंडेशन के साथ। कि जो कोर्ट ने कहा कि एक इशू था वो 3 स्टैट्यूट्स थे, एक आर्बिट्रेशन कॉन्सुलेशन एक्ट जो बनाया गया है और इंडियन स्टैम्प एक्ट बनाया गया है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है। तो स्टैम्प एक्ट जो है वो उसकी एक ड्यूटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, और जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर वो अनस्टैम्प्ड हो, इनसफिशिएंटली अनस्टैम्प्ड हो, तो वो उसे एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, जो भी प्रोविजंस हैं उसके। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसके जो
यहाँ पे बताया कि जो जितने भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं वो उनके जो एम्बिटेड होते हैं, जो भी सब्सटेंशिएटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाए, तो हमेशा ये एक ऑब्जेक्शन आती है इस ग्राउंड पे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक अनस्टैम्प्ड है और या फिर इनएडुकेटली स्टैम्प्ड है। तो एक जब भी कोई दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक तो सिविल कोर्ट में जाते हैं या कई बार जो भी डिस्प्यूट होता है, तो एक अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया तो उसमें कोई आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज लगाया होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन के थ्रू हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि हमें एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाए, तो इस साथ में कोर्ट ने कहा कि हमेशा एक ऑब्जेक्शन आती है दूसरी साइड में, तो हमेशा नहीं, एक ऑब्जेक्शन रेज की जाती है कि जो एग्रीमेंट है वो स्टैम्प्ड नहीं है, या फिर स्टैम्प जो है, जितनी स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए थी, जितना स्टैम्प होना चाहिए था वैल्यूएशन का, वो अंडर वैल्यूड है या फिर सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज बताई थी। तो अब यहाँ पर ये इशू निकल के आया कि जो जितने भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो क्या वो नॉन एग्जिस्टेंट है, अनइनफोर्सेबल है या इनवैलिड है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टैम्प्ड नहीं होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो इस केसेस में आए थे, वो पहले एक जजमेंट जैसे हमने बताया था, एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। तो यहाँ पर इस केस को एनएन ग्लोबल 1 बताया गया है, क्योंकि ये 3 ऑनरेबल जजेस ने डिसाइड किया था, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट केस आया था, वो 5 ऑनरेबल जजेस ने किया था, उसको एनएन ग्लोबल 2 बताया गया है। तो यहाँ पर 3 जजेस ने बताया था कि यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी, और ये पता करने के लिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल है, क्यों अगर वो अनस्टैम्प्ड वर्क है, स्टैम्प्ड नहीं है या फिर इनसफिशिएंटली इनएडुकेट स्टैम्प्ड है। तो यहाँ पर बेंच ने ये और जजमेंट दी थी, ऑनरेबल जज साहिबा थी, उन्होंने बताया था कि आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है वो एक सेपरेट होते हैं और अलग होते हैं जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसे इनवैलिड नहीं किया जा सकता, अनइनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, और ना ये कि ये इसका कोई वो नहीं है स्थायी, मतलब कोई इसका वो एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसे नॉन एग्जिस्टेंस नहीं किया जा सकता। अगर कोई नॉन स्टैम्प ड्यूटी, अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई हो, तो इसके इस ग्राउंड पर से इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्यूरेबल डिफेक्ट है, तो इसे कभी भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये कोर्ट ने ये अपना व्यू दिया था, और लेकिन उसका जो व्यू था वो वेरिएंस था, कई जजमेंट्स आ रखी थी, जैसे एसएमएस टी स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चंद्रमारी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड वर्सेस कोस्टल मैरीन कोस्टल कंस्ट्रक्शंस इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो अब यहाँ पर बताया कि जो एसएमएस टी स्टेट में जो जजमेंट जो आई थी, जहाँ ऑनरेबल 2 जजेस ऑफ द कोर्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर अनस्टैम्प्ड है कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसके ऊपर नहीं कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और गेरवाल वाल रोप्स जो थी, उन्होंने भी एसएमएस टी स्टेट की जजमेंट पर रिलाई किया, और ये कहा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर जो है अनस्टैम्प्ड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कि एक मैटर ऑफ लॉ के मुताबिक इस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैम्प्ड प्रॉपर्ली नहीं है। तो ये जजमेंट के कंटेंट्स थे, वो बताए गए थे। और फिर 3 बेंच जजमेंट आई थी कोर्ट की, विद्या द्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, और गार्बर रोप्स के जो कंटेंट्स थे वो इसमें भी ये बताया गया था। अब एनएन ग्लोबल पार्ट 1 जो जजमेंट थी, वो डिसीजन आया था कोऑर्डिनेट बेंच का विद्या द्रोली के, और उन्होंने डाउट किया था करेक्टनेस ऑफ व्यू को। और गारेवाल रोप्स की जजमेंट थी, वो पैराग्राफ नंबर 40-60 के, तो इसके जो पैराग्राफ सुपर एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो उन्होंने अपना ये इशू बताया था कि कोई स्टैच्यूटरी बार होता है सेक्शन 35 इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर जो एप्लीकेबल है इंस्ट्रूमेंट्स के सेक्शन, जो कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड है, ड्यूली है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द शेड्यूल एक्ट। तो ऐसे में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, जो कि चार्जेबल नहीं है स्टैम्प ड्यूटी को, तो क्या उसको ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा या इनवैलिड हो जाएगा जब भी अगर कोई पेंडिंग होती है पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्ट्रूमेंट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम्स था, अब यहाँ पर इनको एनएन ग्लोबल 2 कहा गया है। तो यहाँ पर 3:2 के हिसाब से जो है अगेंस्ट में गया था ये वर्डिक्ट कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, और ऑनरेबल जज का नाम बताया कि उन्होंने मेजॉरिटी ऑथर्ड की थी इस जजमेंट को, और ये पाया था कि एसएमएस टी स्टेट ऑफ गेरवाल रोप्स की जजमेंट में के ऊपर ही जो
व्यूज आए थे उसको अपहेल्ड कर दिया था। तो कंक्लूजन उस जजमेंट के थे कि जो अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है वो उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो एक वॉइड माना जाएगा सेक्शन 2 सबपार्ट जी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, और अनस्टैम्प्ड जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसे तभी इन्फोर्सेबल एक्ट किया जा सकता है अगर वो प्रॉपरली ड्यूली स्टैम्प्ड होगा। और जो अब यहाँ पर वर्ड एग्जिस्टेंस था जो हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेशन एक्ट में, जो एग्जिस्टेंस जो वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 11(6) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, जो एक कोई फेशियल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंस इन लॉ के अंदर माना जाएगा। सिर्फ एग्जिस्टेंस ये नहीं कि ये वर्ड ऐसे ही इंसर्ट किया गया, मतलब ये एग्जिस्टेंस इन लॉ के हिसाब से होगा। और जो कोर्ट ने फिर एक्ट किया कि सेक्शन 11 आर्बिट्रेशन एक्ट को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता सेक्शन 33 और 35 ऑफ द स्टैम्प एक्ट, जो कि कहते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था 35 सेक्शन को कि जो इंस्ट्रूमेंट अगर स्टैम्प्ड नहीं है तो इनएडमिसिबल होगा एविडेंस में। तो यहाँ पे कहा कि इसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता सेक्शन 33 और 35 को, और अगर कोई अनस्टैम्प्ड होगा या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड होगा तो और जो सर्टिफाइड कॉपी जो होगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की ये क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। और फिर इसके बाद बताया कि जो माइनॉरिटी जो अब उस 3:2 में जो माइनॉरिटी के जो जज थे, मीन्स जिन्होंने अगेंस्ट में मतलब डिसेंटिंग जजेस थे, उन्होंने ये बताया था कि जो सेक्शन 11 का जो है वो एग्जामिनेशन जो है एग्जिस्टेंस का वो लिमिटेड है, और कहा कि ये अदर डिबेटेबल इश्यूज आते हैं इसमें कि ये सब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के हवाले जाना चाहिए, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो डिसाइड किया गया मतलब जो डिफाइंड है वो सेक्शन 16 के अंदर डिसाइड है कि जो भी मैटर जाएगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में ही डिसाइड किया जाएगा। तो अब ये सारे के बाद जजमेंट्स आने के बाद फाइनली अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया। देखिए अब लंबी जजमेंट है, इसको बियॉन्ड द स्कोप होगा काफ़ी लेंथी जजमेंट को इस वीडियो में पूरा डिस्कस करना, और हम इसके जो कंक्लूजन्स पे आते हैं, जो वो कंक्लूजन्स में क्या बताया गया था उस पर हम देखते हैं। तो कंक्लूजन्स ये थे, देखिए ये सारे फाइनल कंक्लूजन्स पे आते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन्स में ये डिसाइड किया, क्योंकि ये 6 ऑनरेबल जजेस ने ये बताया है कि एग्रीमेंट जो है वो स्टैम्प्ड नहीं हो या इनएडुकेटली स्टैम्प्ड हो वो एडमिसिबल सेक्शन 35 के अंदर नहीं आएंगे, तो इसलिए वॉइड नहीं किया जा सकता, इसको वॉइड नहीं किया जा सकता या फिर अनइनफोर्सेबल नहीं कहा जा सकता। तो अगर कोई एग्रीमेंट अनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, इनएडुकेटली स्टैम्प्ड है, तो उसे 35 के अंदर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो उसे वॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉन स्टैम्पिंग है या इनएडुकेट स्टैम्पिंग है तो वो एक क्यूरेबल डिफेक्ट है, उसको ठीक किया जा सकता है। और ऑब्जेक्शन जो होती है स्टैम्पिंग की वो सेक्शन 8 और 11 के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए कंसर्न कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा प्राइम फेशिया केसेस पे, और जो भी ऑब्जेक्शन है स्टैम्पिंग की वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के एम्बिएंट पे आएगी। और इसलिए जो डिसीजंस थे एनएन ग्लोबल 2 के, एसएमएन स्टेट के और गेरेवाल के, उसको ओवर रूल्ड कर दिया इस एक्सटेंट पे। और ये ऑनरेबल 6 जजेस ने बताया था, और एक जो कॉन्करिंग जो एक और ऑनरेबल जज ने जो कोई डिसेंटिंग नहीं थे लेकिन इन्होंने भी कॉन्करिंग व्यू दिया, लेकिन अपनी अलग से जजमेंट दी। उन्होंने भी कहा कि हम रेस्पेक्टफुली एग्री करते हैं ऑनरेबल जो सीजेआई ने जो एलेबोरेट किया है, तो उसके साथ ही कॉन्क्लूड हुआ। तो अब इस साथ ऑनरेबल जजेस ने यही व्यूज दिया है कि जो भी अनस्टैम्प्ड होगा तो उसको वो इन्फोर्सेबल होगा, वो वॉइड नहीं किया जा सकता, और जो भी ऑब्जेक्शन होगी वो आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के प्रीव्यू में आएगी। तो ये थी जजमेंट जो कि 13 दिसंबर 2023 को प्रोनाउंस की थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।